हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का शिक्षण पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ से आप क्लास का टाइम, पेपर कटिंग और क्लास पीडीएफ जो होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होकर डिस्कशन करके क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है। इस लाइव टेस्ट और क्विज आपको पीटी का और मेंस का दिया जाता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक विश्लेषणात्मक सेशन दिया जाता है, जिसमें आपको यह बताया जाता है कि आप किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को हल करें और किस परीक्षा से आप मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को हल करें, ये आपको बताया जाता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स की प्राप्ति होती है, जिसके तहत एक निर्धारित समय में आपके यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं, देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं और अनअकैडमी के द्वारा प्रारंभ किए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज जो यूपीएससी के पीटी से संबंधित है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त कर सकते हैं। अब अनअकैडमी के जीएस का 2 प्रकार का सब्सक्रिप्शन है, एक प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा जो है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 49,500 का है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आप 44,550 में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड एस शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आप 64,800 में प्राप्त कर सकते हैं। जीएस का जो दूसरा सब्सक्रिप्शन है वह आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। तो यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो यह 1,07,000 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट, तब 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलता है, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलता है। ये चारों चीज़ें आपको प्लस कोर्स और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है, स्टडी प्लानर मिलता है और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराया जाता है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित और देश के टॉप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एक ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको सही गलत क्या है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करे, आपके कमजोर और आपके मजबूत पक्षों की ओर ध्यान कराए, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करके आपको बताए कि आपको और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके का मार्गदर्शन आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक प्योर मेंटोर मिलता है। फिर आप जो है सो ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है यह 27,500 का है और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है
या 24,750 में आप प्राप्त कर सकते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा जो है सो वर्ष 2021, 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए जो है सो कई सारे बैचेज की शुरुआत की गई है। और ये जो बैचेज शुरुआत किए गए हैं सभी बैचेज जो है वो 2 जनवरी को 4 जनवरी से शुरुआत की गई है। तो 4 जनवरी के लिए 2021 के लिए भी बैच शुरू हुई है, 4 जनवरी को ही 2022 के लिए और 4 जनवरी को ही 2023 के लिए। तो आप जिस ईयर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से किसी भी बैच में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें आपके लिए एक बेनिफिशियल क्या है कि यूपीएससी के जीएस का और ऑप्शनल पेपर का आपको पास कम्बो ऑफर दिया गया है। जैसे कि यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस कोर्स और यूपीएससी ऑप्शनल प्लस कोर्स लेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा दोनों में। और उसी तरीके से जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और फिर ऑप्शनल पेपर का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो आपके सामने में है। और इस तरीके का कम्बो पैक लेने पर आपको फीस में भी कुछ छूट मिल जाएगी। तो प्लस ऑप्शनल पेपर और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यदि आप जीएस का लेते हैं तो 12 मंथ का जो है सो आपको लगेगा, चार्जेज जो है सो 88,705 है। लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको जो है 70,103 रुपये में हो जाएगा। और आप जो है सो जीएस का जो 24 मंथ का लेंगे तो इस तरीके से आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, जो भी आप कम्बो पैक लेंगे आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा, तो आप कम्बो पैक ले सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो हैक करने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो जल्द से जल्द ले ले, अन्यथा 1-2 दिन में अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस राइज करेगा तो फिर आपके बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर आपको लेने होंगे। तो आइए आप सभी लोगों का एक बार फिर से मुगल कालीन जो सेक्शन चल रहा है उसमें आपका स्वागत है। मुगल कालीन संस्कृति में हम लोग शामिल हैं। मुगल कालीन कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक में हम लोग अभी चल रहे हैं। और कला एवं संस्कृति वाले टॉपिक में आप 2 लेक्चर अभी तक देख सुन चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आप उस पर अपना नोट्स भी बना लिए होंगे। तो मुगल कालीन जो कला और संस्कृति का ये सेक्शन चल रहा है तो इसमें अब तक हम लोग क्या कवर कर चुके हैं तो वो एक बार हम लोग रिपीट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब तक इस कला और संस्कृति में हम लोग क्या कर चुके हैं। सबसे पहले मुगल काल का जो स्थापत्य है, आर्किटेक्ट है, स्थापत्य कला को हम लोग कर चुके हैं। और स्थापत्य कला में जो मुगल कालीन स्थापत्य की इसमें विशेषता थी उस विशेषता को हम लोग कर चुके हैं पहले लेक्चर में। और विशेषता के साथ साथ पहले लेक्चर में हम लोग बाबर के समय की जो कला है वो कर चुके हैं। दूसरा जो हुमायूं के समय की कला है वो भी कर चुके हैं। और जो शेरशाह के समय की कला है वो भी हम लोग कर चुके हैं। तो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो पहला लेक्चर है उसमें ये टॉपिक शामिल है। और आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो दूसरा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने अकबर कालीन जो अकबरी स्थापत्य है उसके बारे में, दूसरा इसमें हम लोगों ने जहांगीर कालीन जो स्थापत्य है इसके बारे में अध्ययन किया है, तीसरा जो शाहजहां कालीन स्थापत्य है इसके बारे में अध्ययन किया है और चौथा जो औरंगजेब कालीन स्थापत्य है इसके बारे में अध्ययन किया है। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर का है वो लेक्चर 2 है। आज हम लोग जिस टॉपिक को इसमें कवर करने के लिए जा रहे हैं तो आज जो टॉपिक कवर किया जाएगा बेसिकली इस आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में, आज हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहले जो कवर करेंगे वो मुगल कालीन चित्रकला को करेंगे। मुगल कालीन चित्रकला ये भी एक विधा बड़े पैमाने पर प्रचलन में था मुगल काल में, तो मुगल कालीन चित्रकला। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें कि मुगल कालीन जो संगीत है उस मुगल कालीन संगीत को भी इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। और फिर जो मुगल कालीन साहित्य कला है, मुगल कालीन साहित्य कला, तो मुगल कालीन साहित्य को भी इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने का। तो ये आर्ट एंड कल्चर से लेक्चर क्या हो जाएगा 3। तो जो भी लेक्चर 1 नहीं देखे हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिए तो आपके लिए कंटिन्यूटी हो जाएगा।
और जो 2 नहीं देखा यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो कोई नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि मुगल कालीन चित्रकला पढ़ेंगे और इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो एक हम लोग फॉर्मेटिंग बना लेते हैं और फिर इसको धीरे-धीरे आगे बढ़ाएँगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मुगल कालीन चित्रकला। मुगल कालीन पेंटिंग यानी मुगल कालीन चित्रकला। तो मुगल कालीन चित्रकला के को जब हम लोग एक फॉर्मेटिंग बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक भूमिका या जो इंट्रोडक्शन होता है, परिचय जिसको आप कहते हैं, भूमिका या परिचय का सेक्शन लेंगे। फिर थोड़ा सा मुगल कालीन कला से पहले जानेंगे कि एक जो चित्रकला का समृद्ध अतीत रहा है, समृद्ध अतीत टॉपिक को लिंक करने के लिए समृद्ध अतीत पर चर्चा करेंगे। फिर मुगल कालीन पेंटिंग की विशेषता की चर्चा करेंगे। मुगल कालीन चित्रकला की विशेषता एक सेक्शन के रूप में, जैसे स्थापत्य की विशेषता, चित्रकला की विशेषता पर चर्चा करेंगे कि क्या इस समय के चित्रकला की विशेषता थी। और चौथा जिसमें हो जाएगा वो हो जाएगा शासक विशेष के समय चित्रकला। शासक विशेष के समय चित्रकला। तो शासक विशेष के समय जब हम लोग चित्रकला का अध्ययन करेंगे तो मुगल काल में जो चित्रकला का विकास होता है और शासक विशेष के समय में जो बेसिकली विकास होता है, तो उस विकास के क्रम की प्रक्रिया को एक सोपानिक क्रम से दिखाया जा सकता है। तो एक ग्राफ भी हो जाएगा और धीरे धीरे आपके लिए ये समझने में भी मददगार हो जाएगा। तो मुगल पेंटिंग का जो सबसे टॉप स्तर है, जो सबसे अधिक विकास हुआ था मुगल पेंटिंग, वो किसके काल में हुआ था? तो मुगल पेंटिंग का सर्वाधिक समृद्ध काल जो है वो जहांगीर का काल है। जहांगीर से पहले भी इसका विकास हुआ था, वो किसके शासन काल में? तो अकबर के शासन काल में। अकबर से पहले भी मुगल पेंटिंग का विकास हुआ, वो किसके शासन काल में? हुमायूं के शासन काल में। और फिर बाबर को उतनी समय तो नहीं मिली, लेकिन बाबर के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या इसको चित्रकला में रुचि थी या नहीं थी उसके बारे में। जहांगीर के बाद भी मुगल पेंटिंग जारी रहा, लेकिन उतना नहीं जितना भी। तो ये जो है मुगल पेंटिंग का जो ये ग्राफ है, ये कहता है ये मुगल पेंटिंग का राइजिंग काल है कि इस समय में मुगल पेंटिंग बढ़ी। और इसका जो ग्राफ प्रदर्शित कर रहा था ये डिक्लाइन का काल कर रहा है। तो शाहजहां के काल में भी मुगल पेंटिंग रहा, लेकिन उसके तुलना में कम। और औरंगजेब को इन चीजों के प्रति रुचि कम थी, तो औरंगजेब के समय में मुगल पेंटिंग लगभग समाप्त। और इसके बाद देखेंगे कि क्या मुगल पेंटिंग जो है, इसका जब निष्कर्ष निकालेंगे तो इस पर देखेंगे क्या औरंगजेब के साथ भारत में चित्रकला समाप्त हो गई या फिर चित्रकला की परंपरा रही। तो इस पर एक चर्चा करेंगे, चित्रकला की परंपरा रही या चित्रकला समाप्त हो गई, चित्रकला की परंपरा पर चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में। तो इस तरीके से ये टॉपिक होगा चर्चा का। तो सबसे पहले जब हम लोग भूमिका की चर्चा करते हैं तो भूमिका और जब समृद्ध अतीत की चर्चा करेंगे, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि भारत में चित्रकला की एक समृद्ध परंपरा रही है। आप इस चित्रकला की परंपरा को पाषाण एज से ले जा सकते हैं कि पाषाण काल में भी आप देखते हैं कि भारत में चित्रकला की प्रचलन था, जो एक तरीके से गुफा पेंटिंग के रूप में, गुफा कला के रूप में जाना जाता है, जो भीमबेटका के शैलाश्रय, मिर्जापुर के शैलाश्रय, आदमगढ़ के शैलाश्रय और दक्षिण भारत के कई जगहों से मिला है। तो पाषाण काल में भी हमारे यहाँ चित्रकला का प्रचलन था, ये ध्यान में रखेंगे। दूसरा, जब हम लोग पाषाण काल से निकल कर आते हैं तो सिंधु सभ्यता में इस तरीके के किसी खास चीजों का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन उनकी जो लिपि होती थी वो भाव चित्रात्मक होती थी। लिपि जो होती थी वो बेसिकली क्या होती थी? भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक होती थी और इसमें भाव प्रकट किया गया है चित्र के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की कला का कुछ रुझान हमें सिंधु काल में भी मिलता है। सिंधु काल में, सिंधु काल से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए चित्रकला हमें दिखाई नहीं देता है, हालांकि जो मूर्ति कला है वो प्रचलन में है, लेकिन चित्रकला हमें नहीं दिखाई देता है। फिर ये जो चित्रकला है हमें कब आकर दिखाई देती है? तो सबसे समृद्ध चित्रकला जो है
वो हमें प्रकट होता है गुप्त काल में। और अजंता की चित्रकला है, इसके समय हमें बाघ की चित्रकला मिलती है। फिर जो है वो उदयगिरी गुफा की चित्रकला मिलती है। ये जो सभी चित्रकला है बेसिकली क्या है कि मौर्योत्तर काल का है इसमें कुछ पेंटिंग, और कुछ इसमें जो है सो अजंता की चित्रकला खासकर जो है वो गुप्त काल का मिलता है। तो ये एक समृद्ध विरासत रहा है। और इसके बाद चित्रकला समाप्त नहीं होती है, बल्कि आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में पल्लव शासकों के समय में भी जो है सो चित्रकला का हमें प्रमाण मिलता है। चोल शासकों के समय में भी मंदिर पर हमें मिलता है, चोल शासकों के समय में भी इस चित्रकला का कुछ प्रमाण हमें मिलता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं मिलता है। फिर जो है सो पूर्व मध्य काल में आकर हमें इसका कुछ अवसान दिखाई देता है। पूर्व मध्य काल में कुछ अवसान दिखाई देता है, लेकिन सल्तनत काल में और पूर्व मध्य काल में जो कुछ अवसान दिखाई देता है, इसके बाद हम देखते हैं कि सल्तनत काल में भी कुछ चित्रकला का प्रचलन था, बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन सल्तनत काल में भी चित्रकला का प्रचलन था। जब हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे थे तो आपने उसमें देखा था कि एक जो आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर था उस पर था। तो सल्तनत में भी चित्रकला का प्रचलन था। और ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे तो सल्तनत काल के साथ साथ जो पांडुलिपि चित्रण होती है, तो पांडुलिपि चित्रण के रूप में हमें इसका कुछ ना कुछ प्रचलन दिखाई देता है। हालांकि पांडुलिपि चित्रण 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी की विशेषता है, जब तारपत्र पर बड़े पैमाने पर। लेकिन जो पूर्व मध्य काल का समय है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जैन साधुओं के द्वारा जो होता है पांडुलिपि चित्रण को प्रोत्साहन, और क्षेत्रीय राज्यों में खासकर जो मालवा राज्य था जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, और जो गुजरात, तो मालवा और गुजरात राज्य में जो है सो कुछ न कुछ हमें चित्रकला का प्रचलन दिखाई देता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि भारत में मुगलों के आने से पहले भी चित्रकला का एक समृद्ध इतिहास रहा है, एक समृद्ध अतीत रहा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें अवसान और उत्थान का दौर चलते रहा है, लेकिन चित्रकला की एक समृद्ध परंपरा रही हमारे यहाँ, वो जो है सो इनकार नहीं किया जा सकता। और जो अजंता बाघ की गुफा की चित्रकारी बीच में कुछ व्यवधान आया था, उसी से प्रेरणा लेकर, कुछ विदेशी तत्वों से प्रेरणा लेकर मुगलों ने चित्रकला की एक नवीन शैली की स्थापना की, जिसको मुगल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो मुगल पेंटिंग जो है इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो अब इस पेंटिंग की विशेषता क्या है मुगल पेंटिंग की, वो हम लोग देखते हैं। तो मुगल पेंटिंग की जो विशेषता हो जाएगी, वो सबसे पहले एक हेडिंग बनाएंगे, मुगल चित्रकला की विशेषता। मुगल चित्रकला की विशेषता। मुगल चित्रकला की विशेषता। तो मुगल चित्रकला की जो विशेषता है, इसके पक्ष को दो सेक्शन के सहारे अध्ययन किया जा सकता है। एक, हम ऑल ओवर इस पेंटिंग की क्या विशेषता थी वो हम देख सकते हैं। ऑल ओवर विशेषता इस पेंटिंग की क्या थी वो देखेंगे। और दूसरी इसकी विशेषता का अध्ययन किया जा सकता है शासक विशेष के काल में। शासक विशेष के काल में मुगल पेंटिंग की क्या विशेषता थी, शासक विशेष के काल में मुगल पेंटिंग की क्या विशेषता थी। ये तो दोनों विंग से चलेंगे, क्योंकि कभी कभी शासक विशेष पर भी पूछता है और कभी कभी जो है सो अन्य चीजों ऑल ओवर भी पूछेगा। तो ऑल ओवर जब मुगल पेंटिंग की विशेषता का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहला तो ये जान लीजिए कि मुगल पेंटिंग जो है एक मिश्रित पेंटिंग है, मिश्रित चित्रकला है। मिश्रित चित्रकला कैसे है, तो इस चित्रकला पर भारतीय और ईरानी तैमूरी परंपराओं का प्रभाव है। मिश्रित चित्रकला यानी इस चित्रकला पर भारतीय चित्रकला का प्रभाव, जो अजंता एलोरा बाघ की गुफा या चित्तनवासल की गुफा, जो जैन पांडुलिपि, जो गुजरात और मालवा के शासकों के द्वारा, तो उन सभी का कुछ न कुछ प्रभाव तो भारतीय, और प्लस जो ईरानी चित्रकला की परंपरा थी और जो तैमूरी शासक के चित्रकला की परंपरा थी, तो इन दोनों का प्रभाव हमें इस पर दिखाई देता है। तो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी कि यह एक मिश्रित चित्रकला थी। दूसरा, इस चित्रकला में क्या है, तो यह बेसिकली क्या है कि ऑल ओवर यदि आप देखेंगे
तो यह चित्रकला एक अभिजात्य वर्गीय चित्रकला थी। अभिजात्य वर्गीय, इलिट सोसाइटी का अभिजात्य वर्गीय चित्रकला है। अभिजात्य वर्गीय चित्रकला कहने का अर्थ है कि इसमें आम जन का चित्रण कम हुआ है। मुख्य रूप से इसमें दरबार और उससे संबंधित चीजों का चित्रण हुआ है। तो तीसरी इसकी विशेषता हो जाएगी कि आम जनजीवन का चित्रण कम हुआ है। मुगल चित्रकला में जन जीवन का आम जनजीवन का चित्रण जो है वो पेंटिंग कम हुआ है। आम जनजीवन का चित्रण कम है, लगभग नहीं के बराबर। और अभिजात्य वर्गीय चित्रकला है, तो इस चित्रकला की क्या विशेषता अभिजात्य वर्ग की? तो इसमें राज परिवार के लोगों का चित्र है। राज परिवार के लोगों का चित्र है, यानी बादशाह का चित्र है, शहजादों का चित्र है, रानी का चित्र है, शहजादियां का चित्र है। तो राज परिवार के लोगों का उमरा वर्ग का चित्र है। तो मुगल अमीर उमरा वर्ग होते थे उनका, तो राज परिवार के लोगों का चित्र है पहला ये। दूसरे इस पेंटिंग में क्या है कि इसमें मुगल दरबार को चित्र के माध्यम से दर्शाया। दरबार का चित्र है कि किस तरीके से बादशाह बैठते थे, किस तरीके से वो न्याय निर्णय करते थे। दीवाने आम जहां पर शाहजहां बैठता था, तो पूरी तरीके से दरबार की पेंटिंग है इसमें। तीसरा इसमें क्या है कि शिकार का पेंटिंग है कि मुगल बादशाह किस तरीके से शिकार पर जाते थे, शिकार का पेंटिंग है। फिर इसमें युद्ध का पेंटिंग है, जो मुगल बादशाह और मुगल शासकों के समय जो युद्ध हुआ था, तो युद्ध की पेंटिंग है। जो सैनिक के चलने का, जो सैनिक जत्थे का पेंटिंग है इसमें। सैनिक जत्थे जब वो किसी अभियान पर जाते थे, तो सैनिक जत्थे का पेंटिंग है। तो राज परिवार के लोगों का, दरबार का चित्रण है, शिकार का है, युद्ध का है, सैनिक जत्थे का चित्र है। और इसमें जो है सो कुछ प्राकृतिक दृश्यों का भी चित्रण है। तो प्राकृतिक दृश्यों में जो है ना, पशु पक्षी का चित्र है, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण है। प्राकृतिक दृश्यों में पशु पक्षी का भी चित्रण है, पशु पक्षी का चित्रण है, ये याद रखेंगे, पशु पक्षी का। और कुछ वनस्पति का चित्रण भी मुगल पेंटिंग में हमें मिलता है, वनस्पति का चित्रण भी मिलता है। तो प्राकृतिक दृश्यों के भी चित्रण है। और आप अजंता की कला को देखेंगे तो अजंता की कला में भी प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाए गए हैं। फिर इसके अतिरिक्त क्या है इस चित्रकला में कि जो मुगल पेंटिंग है, तो तीसरी विशेषता हो गई। अब दूसरी जो अभिजात्य वर्गीय, उसमें आपको यही पॉइंट याद रखना है कि इलिट क्लास का क्या अर्थ होता है कि राज परिवार यानी कि राजा बादशाह का चित्र है, राजकुमार का चित्र है यानी शहजादा शहजादियां, रानी, मुगल अमीर उमरा वर्ग, इन लोगों का चित्र है। दरबार का चित्र है, शिकार का चित्र है, युद्ध का चित्र है, सैनिक जत्थे का चित्र है, प्राकृतिक दृश्यों का चित्र है। हाथी जैसे जानवरों को मुगल बादशाह को नियंत्रित करते हुए चित्र दिखाया गया है। हाथी जैसे हाथी जैसे जानवरों को जानवरों को बादशाह द्वारा नियंत्रित करते हुए दिखाया गया है। बादशाह द्वारा नियंत्रित करते हुए दिखाया गया। आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, तो उसमें आपने देखा है कि अकबर के द्वारा एक मतवाले हाथी को नियंत्रित करते हुए दिखाया गया है। उस तरीके की पेंटिंग जो है मुगल चित्रकला में हमें देखने को मिलती है। चौथा इस पेंटिंग में क्या है कि जो मुगल पेंटिंग है, इस पेंटिंग में आप देखेंगे कि जो भारतीय चित्रकला में प्रचलित रंग था, जिसको आप कहेंगे लाल और फिरोजी रंग। तो इसमें लाल और फिरोजी रंग का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है। लाल और फिरोजी रंग का प्रयोग हुआ है। लाल और फिरोजी रंग का प्रयोग हुआ है चित्रों को पेंटिंग करने के लिए। चौथी विशेषता। पांचवी इसकी विशेषता है कि मुगल चित्रकला पर आप देखेंगे कि इस पर यूरोपीय चित्रकला का भी प्रभाव है। यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव, जो यूरोप में पुनर्जागरण कालीन चित्रकला थी, तो उसका भी इस पर कुछ प्रभाव है। चूंकि अकबर के समय से और जहांगीर के समय से मुगल दरबार में यूरोपियों का आगमन शुरू हो चुका था, तो यूरोपीय चित्रकला का भी इस पर प्रभाव है। फिर सातवां पॉइंट देखेंगे कि इसमें मुगल के शासन काल में पांडुलिपि चित्रण होता था। पांडुलिपि, जिसको ग्रंथ चित्रण आप कहेंगे, पांडुलिपि या ग्रंथ चित्रण जो है मुगल पेंटिंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता। और जो पांडुलिपि चित्रण, ग्रंथ चित्रण, इसका कई सारा उदाहरण है, जैसे हज्म नामा
मुगल पेंटिंग की अद्भुत पेंटिंग है और सबसे पहले ग्रंथित चित्रों में हज़्मनामा का वर्णन है। उसी तरीके से जो है सो महाभारत का जो है सो पेंटिंग किया गया है। तो ग्रंथ चित्रण या पांडुलिपि चित्रण को बढ़ावा दिया गया मुगल पेंटिंग में, जो इसकी 7वीं विशेषता। इसकी 8वीं विशेषता हो जाएगी कि मुगल पेंटिंग में न केवल ग्रंथ चित्रण और पांडुलिपि चित्रण को बढ़ावा दिया गया, बल्कि इसमें मुगल बादशाह को आभा मंडल से युक्त चित्रण किया गया। मुगल बादशाह को आभा मंडल से युक्त दिखाया गया। आभा मंडल कहने का अर्थ है कि यदि आप बुद्ध की प्रतिमा को देखते होंगे तो उनके पीछे जो एक आभा रहता है वो, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस पेंटिंग के माध्यम से मुगल बादशाह में कुछ जो दैवीय गुण का अंश है वो भी आरोपित किया गया है। तो आभा मंडल से युक्त मुगल बादशाह को दर्शाया गया है। जैसे देव को दर्शाया जाता है वैसे दर्शाया गया है। ये इसकी 8वीं विशेषता हो जाएगी। 9वीं विशेषता हो जाएगी कि मुगल काल में भित्ति चित्रकला का भी प्रचलन था। भित्ति चित्रकला यानी दीवारों को अंदर से भित्ति चित्रकला का प्रचलन था। ये इसकी 9वीं विशेषता हो जाएगी। और जहांगीर के समय में जो है एक और विशेषता प्रचलन में आया, वह था मोरक्का चित्रकला के रूप में। मोरक्का जिसको आप एल्बम कहते हैं, तो मोरक्का या एल्बम चित्रकला का प्रचलन हुआ था बड़े पैमाने पर जहांगीर के समय में। तो ये 9-10 पॉइंट। और मोरक्का का अर्थ होता है कि चित्रों का संग्रह होता था। जैसे हम आप कहीं पर विजिट करने के लिए जाते हैं, फोटोग्राफ खींचने और खिंचवाते हैं, तो उसको हम लोग फिर क्या कहते हैं, डेवलप करके रख लेते हैं कि ये एक रह जाता है कि हाँ यहाँ हमने विजिट किया था, और उसको बार बार आप देखते हैं। तो मोरक्का जो है सो जहांगीर कालीन चित्रकला की विशेषता थी। और ये यूपीएससी के पीटी में 2019 का यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप देखिएगा 2019 के यूपीएससी के पीटी में पूछा है डायरेक्ट कि मुरक्का जो है वो किसके चित्रकाल की, किस समय के चित्रकला की विशेषता थी। तो जहांगीर के समय में मुरक्का या एल्बम होता था। 11वां जो इस पेंटिंग की विशेषता थी वह यह थी कि मुगल चित्रकला में त्रिविमीय प्रभाव भी आपको दिखाई देता है। चित्रों में त्रिविमीय प्रभाव यानी कि 3 डायमेंशनल इफेक्ट दिखाई देता है, जो आप समझ सकते हैं कि तकनीकी कितनी अच्छी थी। 12वां इस चित्रकला में क्या था कि पेंटिंग में जो यूरोपीय प्रभाव था वह यह था कि पेंटिंग को नजदीक और दूर से देखने की कला, नजदीक और दूर से देखने की कला को भी इसमें डाला गया कि किस तरीके से किया जा सकता है। और 15 इसमें क्या है कि कुछ ज्यामितीय चित्रों का भी अंकन किया गया है। 13वें पॉइंट में याद रखेंगे, ज्यामितीय चित्रों का भी अंकन किया गया है। तो ऑल ओवर ये मुगल पेंटिंग की विशेषता हो जाएगी। सबसे पहला कि मिश्रित पेंटिंग है। किस रूप में ये मिश्रित पेंटिंग है ये आपको याद रखना है। दूसरा, अभिजात वर्गीय चित्रकला है, इसका क्या अर्थ होता है, 10 पॉइंट इसमें बताया, ये याद रखना है। अभिजात्य वर्गीय जब आप समझ गए तो इसका अर्थ समझ लेना है कि आम जनजीवन का इसमें चित्रण कम हुआ है, नहीं के बराबर। इसमें हिंद जो भारतीय चित्रकला थी जिसमें लाल और फिरोजी रंग का प्रचलन होता था वो बड़े पैमाने पर प्रचलन हुआ है। यूरोपीय चित्रकला का भी इस पर प्रभाव है। जैसे देवदूत का चित्रण होता है, मरियम को यीशु में गोद लिए हुए चित्रण किया गया है। इस तरीके का जो चित्रण है वो यूरोपीय पेंटिंग का प्रभाव है। पांडुलिपि चित्रण को प्रोत्साहन दिया गया, यानी ग्रंथ चित्रण जिसको आप कहते हैं वो होता था। मुगल बादशाह को आभामंडल से युक्त दिखाया गया है चित्रकला में, वो होता था। फिर भित्ति चित्रकला का प्रचलन था, मोरक्का के रूप में प्रचलन था। चित्रों पर त्रिविमीय प्रभाव का प्रचलन था, नजदीक और दूर से विकसित चित्रों को देखने और विकसित करने की कला। और ज्यामितीय चिन्हों का भी चित्रकला में अंकन किया गया है। तो ये ऑल ओवर क्या हो जाएगी कि मुगल चित्रकला की विशेषता हो जाएगी। और इस पर यूपीएससी के पीटी में आपसे प्रश्न आ सकता है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में कौन मुगल चित्रकला के बारे में सही है, कौन गलत है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। और अब इसका जो दूसरा विंग मैंने बांटा था कि शासक विशेष के काल में चित्रकला की विशेषता। तो शासक विशेष के काल में जो चित्रकला की विशेषता थी मुगल पेंटिंग की, वो क्या विशेषता थी, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हो जाएगा शासक विशेष के काल में, शासक विशेष शासक विशेष के काल में चित्रकला की विशेषता।
शासक विशेष के काल में चित्रकला की विशेषता। तो जब हम लोग शासक विशेष के काल में चित्रकला की विशेषता को देखेंगे तो इस दृष्टिकोण से तीन शासक उभर कर सामने आते हैं। हुमायूं और बाबर के समय में कुछ खास नहीं, तो शासक विशेष के काल में सबसे पहले एक अकबर के काल में जो अकबरी चित्रशाला थी, तो अकबरी चित्रशाला की या चित्रकला की कुछ विशेषता हो जाएगी, वो हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या था कि जो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल आप कह सकते हैं, जहांगीरी चित्रकला की क्या विशेषता थी, जहांगीरी चित्रकला की क्या विशेषता थी, वो हम लोग देखेंगे। और तीसरा जो शाहजहां कालीन चित्रकला थी उसकी क्या विशेषता थी, वो शाहजहां कालीन चित्रकला। तो जाहिर सी बात है कि औरंगजेब को चित्रकला से कोई ज्यादा अभिरुचि नहीं थी, तो शाहजहां कालीन चित्रकला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अकबर कालीन जो चित्रकला का प्रचलन था या अकबरी चित्रकला की जो विशेषता थी, तो सबसे पहला कि इसमें मुगल पेंटिंग की जो आधारशिला है अकबरी चित्रकला के द्वारा रखी गई। मुगल चित्रकला का आधार यहाँ से शुरू हुआ। मुगल चित्रकला का आधार, मुगल चित्रकला का आधार यहीं से चलना शुरू होगा। मुगल चित्रकला का आधार यहीं से विकसित हुआ, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि चित्रशाला को अकबर ने एक कारखाने के रूप में विकसित किया था, चित्रकला को कारखाने के रूप में विकसित किया था। और अभी जो बीपीएससी का पीटी समाप्त हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा था कि किस मुगल शासक ने कारखाने के रूप में चित्रकला को विकसित हुआ, तो मुगल शासक अकबर के समय में। तीसरा अकबर के समय में क्या है कि पांडुलिपि चित्रण को प्रोत्साहन दिया गया था। बड़े पैमाने पर अकबर के समय में पांडुलिपि या ग्रंथ चित्रण को बढ़ावा दिया गया, जिसमें हजमनामा, खानदाने तैमूरिया, इस तरह के चित्रों का जो है सो ग्रंथों का चित्रांकन किया गया है। तो पांडुलिपि चित्रण कारखाना मुगल पेंटिंग की आधारशिला ये। तीसरी चौथी विशेषता जो हो जाएगी वह यह थी कि अकबर के समय में ही भित्ति चित्रकला का प्रचलन हुआ था। मुगल काल में जो भित्ति चित्रकला था वह अकबर के समय में ही प्रारंभ हुआ था, तो भित्ति चित्रकला का प्रचलन हुआ था। और पांचवा जो अकबर के समय की विशेषता है कि अकबर के समय में ही मुगल चित्रकला पर यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव। तो ये 5 पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है कि मुगल चित्रकला में अकबरी चित्रकला के समय शुरू हुआ था। और छवि चित्रण जो कहते हैं, तो छवि चित्रण भी अकबर के समय में ही शुरू हुआ था। छवि चित्रण अकबर के समय में, ये 6 पॉइंट। जहांगीरी चित्रकला की जो विशेषता है, तो जहांगीर के समय में जो चित्रकला है, यदि चित्र केवल प्रॉपर चित्रकला के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यह मुगल काल का स्वर्ण काल हो जाएगा। केवल चित्रकला के दृष्टिकोण से, केवल चित्रकला के दृष्टिकोण से, चित्रकला के दृष्टिकोण से यह स्वर्ण काल हो जाएगा। केवल चित्रकला के दृष्टिकोण से स्वर्ण काल, क्योंकि सबसे अधिक विकसित हुई। दूसरा, जहांगीर के शासन काल में जैसे मैंने पहले ही कहा मोरक्का चित्रकला का विकास हुआ था, जिसको एल्बम कहते हैं। मोरक्का कला का विकास हुआ चित्रकला के रूप में। तीसरा, जहांगीर के समय ही बॉर्डर पेंटिंग कला का विकास हुआ था। बॉर्डर पेंटिंग का विकास हुआ था। बॉर्डर को पेंटिंग करना जहांगीर के समय में विशेष था। और जहांगीर के समय में जो है सो बड़े पैमाने पर पशु पक्षी चित्रण को प्रोत्साहन मिला था। पशु पक्षी चित्रण को प्रोत्साहन, इस क्षेत्र में मंसूर जो था वो काफी सबसे अग्रणी चित्रकार था। पशु पक्षी का चित्रण और व्यक्ति विशेष का जो चित्रण होता है, व्यक्ति विशेष का चित्रण, वो भी जहांगीर के पेंटिंग की अद्भुत विशेषता थी कि जहांगीर के समय में कई सारे चित्रकारों ने अपने साथी चित्रकारों का चित्र बनाया। जहांगीर ने अपने दरबार के चित्रकार को ईरान के फारस के शासक का चित्र बनाने के लिए भेजा था। तो व्यक्ति विशेष का जो चित्रण होता है वो भी जहांगीर के समय में क्या है कि बड़े पैमाने पर प्रचलन था, व्यक्ति विशेष का चित्रण। और पशु पक्षी का चित्रण भी उसके समय में बड़े पैमाने पर बॉर्डर और मरक्का। और शाहजहां के समय में जो मुगल चित्रकला की सबसे अद्भुत विशेषता थी वह था मुगल बादशाहों का
मुगल बादशाहों का आभामंडल युक्त चित्र, बादशाहों का आभामंडल युक्त चित्र, मुगल बादशाहों का आभामंडल से युक्त चित्र जो होता था, ये शाहजहां कालीन चित्रकला की विशेषता। तो एक ऑल ओवर आपने देख लिया कि मुगल ऑल ओवर पेंटिंग की क्या विशेषता थी, और दूसरा आपने देख लिया कि जो प्रॉपर तीन शासक, तो अकबरी चित्रशाला की क्या विशेषता थी, दूसरा जहांगीरी चित्रशाला की क्या विशेषता थी, और तीसरा शाहजहां कालीन जो पेंटिंग है मुगल काल में उसकी क्या विशेषता थी, वो आपने देख लिया। और इसको पॉइंट वाइज याद रखना है, क्योंकि इसी पॉइंट से आपका पीटी का प्रश्न बनेगा। आगे तो अब केवल फैक्चुअल सेक्शन बाकी है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल सेक्शन था मुगल पेंटिंग में वो आप जान चुके हैं। और इस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को यदि आप याद रखेंगे तो यूपीएससी में कम से कम आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, और ना ही स्टेट पीसीएस में गलत होगा। तो इसको इसी तरीके से याद रखना है। अब जो आपने पेंटिंग की विशेषता पढ़ी और जो कुछ पढ़े उसका कुछ डायग्राम देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आप देखिए, ये शाहजहां और उनकी प्रिय बेगम है, किस तरीके से मैंने कहा था कि अभिजात्य वर्गीय चित्रकला है, तो राज दरबार के पेंटिंग को दिखाया गया, राजा रानी को, बादशाह और उनकी बेगम को दिखाया गया है। तो अभिजात्य वर्गीय चित्रकला का अर्थ आपको पता है। फिर आप देखिए पूरी तरीके से राज दरबार का किस तरीके से बादशाह बैठे हुए हैं, और बादशाह के चारों तरफ किस तरीके से दरबारी संगीत का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से चीजें दिखाई गई है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मुगल दरबार की पेंटिंग है, तो मैंने दरबार का दिखाया गया इसमें। फिर तीसरा आप इसमें देख लीजिए, जो सैनिक होते हैं, मैंने कहा था कि युद्ध पर जाते हुए सैनिक का पेंटिंग किया गया, किस तरीके से सैनिक का जत्था चलता था, हाथी का लश्कर चलता था, तो लश्कर से युक्त चित्रण हुआ है सैनिक का, ये आप देख लीजिए। और इसी तरीके से मुगल बादशाह का देखिए, शिकार पर जाते हुए घोड़े पर सवार जो है मुगल बादशाह को पेंटिंग में दिखाया गया है। तो इस तरीके से मुगल कालीन जो पेंटिंग है उसमें जो विशेषता मैंने बताया है, इस डायग्राम सबको आप याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, आप कहीं इसको भूल नहीं पाएंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपको मुगल पेंटिंग की विशेषताओं को याद रखना है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये जो मुगल पेंटिंग की विशेषता और शासक विशेष को जान लेने के बाद इन चारों पांचों इमेज को आप याद रखेंगे, तो जो विशेषता है, जो रंग है, जो चित्रकला में चीजें प्रयोग की गई है, वो आप इसको ध्यान से लिख सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, आप भी पुस्तक पढ़ते होंगे, तो एज इट इज आप इसी तरह से पॉइंट में लिख लेंगे, तो आपके लिए क्या होगा कि कोई दिक्कतें नहीं होगी। अब जो मुगल पेंटिंग का विकास क्रम है शासक विशेष के रूप में, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा मुगल पेंटिंग का विकास क्रम। एक हेडिंग बना लेंगे, मुगल चित्रकला का, मुगल चित्रकला का विकास क्रम, मुगल चित्रकला का विकास क्रम। तो मुगल चित्रकला के विकास क्रम की जो बात होती है, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, बाबर से होगी। तो पहला इस क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। तो बाबर का चित्रकला के प्रति रुझान था, यह उसकी रचना तुजुके बाबरी से मिलती है। बाबर को भी चित्रकला की ओर रुझान था, यह क्लियर है। और इस रुझान की जानकारी हमें बाबर की जो रचना है उसका ग्रंथ तुजुक, तुजुक ए बाबरी से मिलता है। और तुजुक ए बाबरी से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो उस समय के सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार बिहजाद का इसमें उल्लेख किया है बाबर ने। बिहजाद का उल्लेख किया है, जो फारस का चित्रकार था, बिहजाद का उल्लेख किया है। और बिहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है, पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो ये जो राफेल थे बेसिकली कौन थे, तो राफेल यूरोप में पुनर्जागरण कालीन चित्रकार थे। पुनर्जागरण कालीन चित्रकार थे। माइकल एंजेलो का नाम सुने होंगे, राफेल का नाम सुने होंगे, लियोनार्डो दा विंची का नाम सुने होंगे।
तो उसी तरीके से बेहजाद फारस के चित्रकार थे और इन्हें पूर्व का राफेल कहा गया है। और तुजुके बाबरी में बाबर ने बेहजाद का जिक्र किया है, और न केवल बेहजाद का जिक्र किया है बल्कि तुजुके बाबरी से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि बेहजाद के द्वारा बनाए गए चित्रों का बाबर ने संग्रहण कराया था। संग्रहण कराया था, बेहजाद के द्वारा बनाए गए चित्रों का संग्रहण कराया था, और फिर संग्रहण के साथ साथ इसने गहन अध्ययन भी किया था। गहन अध्ययन किया था, ये हमें बाबर के बारे में जानकारी मिलती है। तो चित्रकला की ओर बाबर का भी रुझान था, लेकिन वह इसे विकसित नहीं कर पाया। क्यों नहीं? तो बाबर जो है सो भारत में बहुत ही कम समय में रहा था। केवल बाबर का जो भारत में शासन काल है वो 26, 27, 28, 29, 30 यानी 4 वर्षों का जो शासन काल है, और 4 वर्षों के शासन काल में वो युद्ध में ही व्यस्त रहा था। और युद्ध में व्यस्त रहने के कारण क्या हुआ कि बाबर को मुगल पेंटिंग की शुरुआत करने का कोई खास अवसर नहीं मिला। लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुगल बादशाह बाबर को पेंटिंग में कोई अभिरुचि नहीं थी। बाबर के बाद जो दूसरे मुगल बादशाह हैं जिनके समय में मुगल पेंटिंग की शुरुआत हो जाती है, वह है हुमायूं। तो हुमायूं के समय में मुगल पेंटिंग की शुरुआत होती है। और हुमायूं के समय में मुगल पेंटिंग की शुरुआत कब से होती है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि हुमायूं जब अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था फारस के शाह के दरबार में, निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, कहाँ पर व्यतीत कर रहा था? फारस के शाह के दरबार में, यानी ईरान के शाह के दरबार में, वहां के शाह के दरबार में, शाह के दरबार में। तो वह 2 प्रसिद्ध चित्रकार के संपर्क में आया था। 2 प्रसिद्ध चित्रकार के संपर्क में आया था, ये ध्यान में रखेंगे। और जब हुमायूं शेरशाह के द्वारा पराजित कर दिया गया था, पिछले लेक्चर में आपको बताया है, वो 2-3 साल तक तो सिंध के क्षेत्र में रहा और उसके बाद फिर उसको भागना पड़ा फारस। तो यहाँ पर ईरान के फारस के शाह के दरबार के 2 चित्रकारों के संपर्क में आया। और ये जो 2 चित्रकार थे, इनमें एक का नाम है मीर सैयद अली। एक चित्रकार जिससे संपर्क में आया वह है मीर सैयद अली, और दूसरा चित्रकार जिसको हम लोग कहते हैं ख्वाजा ख्वाजा अब्दुस समद, ख्वाजा अब्दुस समद के संपर्क में आया। और इन्हीं दोनों के संपर्क से ईरान के शाह के दरबार में ही एक तरीके से कह सकते हैं चित्रकला की प्रेरणा मिलती है हुमायूं को, और चित्रकला का शुरुआत होता है, चित्रकला की शुरुआत होती है, चित्रकला की शुरुआत होती है इन दोनों। और आगे चलकर अकबर के दरबार के ये दोनों प्रमुख चित्रकार बनते हैं, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। तो यहाँ पर देखेंगे, और हुमायूं के समय में जो ख्वाजा अब्दुस समद के द्वारा कुछ चित्रकारी तैयार की गई थी, हुमायूं के समय में जो कुछ ख्वाजा अब्दुस समद के द्वारा चित्रकारी तैयार की गई थी, इसकी जानकारी हमें मिलती है जहांगीर के काल का एक संकलन है जिसका नाम है गुलशन चित्रावली। गुलशन चित्रावली में हमें इसकी जानकारी मिलती है कि हुमायूं के समय में, गुलशन चित्रावली से हमें जानकारी मिलती है कि हुमायूं के समय में ख्वाजा अब्दुस समद के द्वारा चित्रकारी, मुगल चित्रकारी की शुरुआत की गई थी। तो पहला यदि प्रश्न ये हो जाता है कि विधिवत रूप से मुगल चित्रकारी की शुरुआत किस बादशाह के समय हुई, तो हुमायूं के समय में होगा, ये ध्यान में रखेंगे। क्योंकि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के संपर्क में आने के बाद इन्होंने मुगल चित्रशाला को बनाया था। लेकिन जो मुगल पेंटिंग की विधिवत शुरुआत होती है और बड़े पैमाने पर शुरुआत होती है, तो वह होता है अकबर के समय में। तो नेक्स्ट शासक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अकबर। और अकबर के समय में जो मुगल पेंटिंग का विकास होता है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान में रखेंगे कि अकबर के समय की जो चित्रकला थी वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि उसकी क्या विशेषता थी और किस तरीके से होता था। तो अकबर के समय में जो पेंटिंग का विकास होता है, तो अकबर के द्वारा क्या किया जाता है कि इन्हीं मीर सैयद अली, जो हुमायूं के समय के थे, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली और प्लस
ख्वाजा अब्दुल समद, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद की देखरेख में, ख्वाजा अब्दुल समद की देखरेख में मुगल चित्रकला की शुरुआत होती है। मुगल चित्रकला को बड़े पैमाने पर शुरू किया जाता है। मुगल चित्रकला की स्थापना शुरू होती है, बड़े पैमाने पर मुगल चित्रकला की स्थापना होती है। और इसी में क्या है कि जो पहला ग्रंथ चित्रण किया गया अकबर के समय में, वह है जिसको हम लोग कहते हैं हज़्मनामा, या इसको दस्ताने अमीर हमजा कहते हैं। तो पांडुलिपि चित्रण की ओर बढ़ा गया और हज़्मनामा का चित्रण किया गया। इसको हम लोग दस्ताने अमीर हमजा के नाम से भी जानते हैं, दस्ताने अमीर हमजा के नाम से जानते हैं। फिर जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद तो थे ही, अकबर के दरबार में अबुल फजल की जो रचना है आईने अकबरी, अबुल फजल अबुल फजल की रचना आईने अकबरी से हमें जानकारी मिलती है। अबुल फजल की रचना आईने अकबरी से हमें जानकारी मिलती है कि अकबर के दरबार में उस समय कम से कम 15 प्रतिष्ठित चित्रकार थे। कई चित्रकार थे जिसमें 15 काफी प्रतिष्ठित चित्रकार थे, और इन 15 प्रतिष्ठित चित्रकारों में कई सारे हिंदू चित्रकार भी थे और कई सारे मुस्लिम चित्रकार भी थे। दोनों समाज से अकबर के समय में हमें चित्रकार में दिखाई देता है। और अकबर के समय में जो 2-3 प्रमुख चित्रकार थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को छोड़कर, उसमें एक का नाम है दसवंत और दूसरे का नाम है बसावन। ये दो अकबर के समय के उच्च कोटि के चित्रकार थे। तो दसवंत जो है अकबर के समय में, ये जो था ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं अकबर के साम्राज्य का अग्रणी चित्रकार था। अग्रणी चित्रकार का इसे दर्जा प्राप्त था, अग्रणी चित्रकार था दशवंत। और दसवंत जो है दसवंत के द्वारा जो है ना, दो प्रसिद्ध चित्रकारी बनाई गई थी दसवंत के द्वारा। उसमें एक है जिसको हम लोग कहते हैं खानदाने तैमूरिया, खानदाने खानदाने तैमूरिया पेंटिंग तैयार किया गया था दसवंत के द्वारा। और दूसरा इसके द्वारा जो पेंटिंग तैयार किया गया था उसको कहते हैं तूती नामा। ये दो पेंटिंग जो है दसवंत की प्रमुख पेंटिंग है। आगे चलकर क्या होता है कि दसवंत जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है, मानसिक विक्षिप्त हो जाता है, और मानसिक विक्षिप्त हो जाने के बाद जो है दसवंत के द्वारा आत्महत्या कर लिया जाता है, आत्महत्या कर लिया जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछेगा दसवंत से कि खानदाने तैमूरिया किसकी पेंटिंग है, तो दसवंत का हो जाएगा। तूतीनामा किसकी पेंटिंग है, तो दसवंत का हो जाएगा। फिर कई बार पूछता है कि अकबर के दरबार का कौन सा चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और उसने आत्महत्या कर ली, तो वो कौन सा हो जाएगा, दसवंत हो जाएगा। और बसावन जो था ये अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार का इसे दर्जा प्राप्त था, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार का दर्जा प्राप्त था। और बसावन जो था, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अकबर के समय में छवि चित्रकारी का यह सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। छवि चित्रकारी, बादशाह का छवि बनाना हो, किसी का भी बनाना हो, तो छवि चित्रकारी का यह क्या था कि सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था, ये ध्यान में रखेंगे। और बसावन जो है सो रंगों के प्रयोग में और जो अन्य चीजें होती है उसमें जो है सो काफी निपुण था, इसलिए इसको अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार माना जाता है। और इन चित्रकारों के अतिरिक्त अकबर के दरबार में और कई सारे चित्रकार थे, जिसमें केशव लाल है, मुकुंद है, मिस्किन है, फारूक है। ये सब अकबर के समय के चित्रकार थे। और अकबर के समय में चित्रकला की क्या विशेषता थी, ये आप एक अलग से सेक्शन में इसमें जान चुके हैं। अकबर के बाद जो है, जो मुगल चित्रकला का आगे विकास होता है वो किसके शासनकाल में हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर कालीन मुगल पेंटिंग, जहांगीर कालीन चित्रकला।
तो जो जहांगीर कालीन चित्रकला है, इसकी क्या विशेषता थी, क्या नई चीजें भर कर आई थी, वो तो आप जानते ही हैं। तो जहांगीर कालीन पेंटिंग जो है, तो जहांगीर के द्वारा हेरात के एक पेंटर थे, हेरात के पेंटर जिनका नाम है आका रीजा। तो हेरात के पेंटर चित्रकार आका रीजा के नेतृत्व में जहांगीर ने चित्रशाला की स्थापना की। नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की। कई बार यह पूछा जाएगा कि जहांगीर की चित्रशाला का प्रधान कौन था, तो हेरात का आका रीजा हो जाएगा कि नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना की। तो पहला ये पॉइंट याद रखेंगे जहांगीर के समय में। और जहांगीर के समय में भी कई सारे चित्रकारों का वर्णन मिलता है। पहले भी मैंने बताया कि जहांगीर का समय चित्रकला के दृष्टिकोण से स्वर्ण युग है। तो कई चित्रकार की हमें इस समय जानकारी मिलती है। और जहांगीर के समय में जो कई सारे चित्रकार हैं, इसमें एक का नाम हो जाएगा फारूक बेग था, जहांगीर के समय का फारूक बेग हो जाएगा। दूसरा जहांगीर के समय का जो पेंटर था वह दौलत हो जाएगा। फारूक बेग था, दौलत था, मनोहर था, मनोहर हो जाएगा, विशन दास हो जाएंगे, विशन दास हो जाएगा, मंसूर हो जाएंगे, मंसूर हो जाएगा, गोवर्धन हो जाएंगे। कई सारे पेंटर जहांगीर के दरबार में भी रहते थे। गोवर्धन हो जाएगा इस तरीके से। और जो अबुल हसन थे वो भी हो जाएंगे अबुल हसन। तो इस तरीके से जहांगीर के समय में भी क्या है कि कई सारे पेंटर की हमें जानकारी मिलती है। और इसमें जो कई सारे देखेंगे, फारूक बेग जो जहांगीर के शासन काल का था, इसने बीजापुर के शासक का प्रसिद्ध चित्र बनाया था। बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बनाया था, बीजापुर के शासक का चित्र बनाया था। तो ये याद रखेंगे। कई बार पूछता है कि जहांगीर के शासन काल के किस चित्रकार ने बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र बनाया था, तो फारूक बेग हो जाएगा। दौलत जो है, इसने अपने साथियों का चित्र बनाया था, अपने साथी चित्रकारों का, साथी चित्रकारों का चित्र बनाया था। ये भी पूछेगा कि किसने अपने साथी चित्रकारों का पेंटिंग किया था, तो दौलत ने बनाया था। फिर जो विशन दास है, तो विशन दास जो है, इसको फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। फारस के शाह का चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जहांगीर काल के किस चित्रकार ने फारस के शाह का चित्र बनाया था। और मंसूर जो है, यह पशु पक्षियों के पेंटिंग में सर्वोत्तम चित्रकार था। पशु पक्षी प्राकृतिक दृश्यों, पशु पक्षियों के पेंटिंग में सिद्धहस्त था। पेंटिंग में ये प्रवीण था। इससे सर्वश्रेष्ठ चित्रकार पशु पक्षी के क्षेत्र में कोई नहीं था, ये ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से जहांगीर के समय में भी जो है सो काफी पेंटिंग में प्रगति हुई थी। और ना केवल पेंटिंग में प्रगति हुई थी, बल्कि जो अबुल हसन है और जो मंसूर है, जहांगीर ने इन दोनों को पेंटर के उपाधि भी दी थी। तो जो मंसूर है, इसको जहांगीर के द्वारा जो उपाधि दी गई थी वह था बेसिकली नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। मंसूर को जहांगीर के द्वारा नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। कई बार स्टेट पीसीएस में ये प्रश्न पूछा जाएगा और यूपीएससी में भी। और अबुल हसन को नादिर उज्जमा की उपाधि दी गई थी। नादिर उत जमा की उपाधि दी गई थी। तो ये याद रखेंगे, ये कई बार पूछा है कि मंसूर को कौन सी उपाधि दी थी और अबुल हसन को कौन सी उपाधि दी थी ये। और जहांगीर के काल के पेंटिंग की एक और विशेषता थी कि जहांगीर के शासन काल में मुगल पेंटिंग पर फारसी प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया। फारसी प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया और पूरी तरीके से इस पर भारतीय प्रभाव जो है सो आ गया। भारतीय प्रभाव यानी कि जो राजपूती कला का प्रभाव था, जो पहले से पेंटिंग का कला का प्रभाव आ रहा था, तो फारसी कला लगभग समाप्त और भारतीय कला पूरी तरीके से शुरू हो गई। और इसके शासन काल की एक और जो प्रमुख विशेषता थी कि जहांगीर स्वयं एक उच्च कोटि का पेंटर और उसका प्रवीण थे।
क्योंकि जहांगीर के शासन काल में जहांगीर का खुद का कहना है कि यदि एक ही चित्र में, यदि एक ही पशु पक्षी का कोई चित्र बनाया जाता है और उस चित्र में यदि किसी ने आंख बनाया है, किसी ने पैर बनाया है, किसी ने उसके मस्तक बनाए, किसी ने उसके बाल बनाए हैं, तो मैं यह बता सकता हूँ कि किस चित्रकार ने उसके किस अंग का चित्रकारी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि एक पेंटिंग में 10 पेंटर ने चित्र बनाया और 10 पेंटर के बारे में बता देगा जहांगीर, इसका आंख कौन बनाया है, पैर कौन बनाया है, कौन किस चीज को बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि जहांगीर भी खुद चित्रकला का कितना पारखी था और उस विद्या में कितना प्रवीण था। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जहांगीर कालीन जो चित्रकला की विशेषता थी वो आप एक अलग सेक्शन में जान चुके हैं, जिसको अब दोबारा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो मुगल चित्रकला के विकास का काल है वो क्या हो जाएगा, शाहजहां शाहजहां कालीन चित्रकला। शाहजहां कालीन चित्रकला। तो शाहजहां कालीन जो चित्रकला है इसमें बेसिकली क्या है कि शाहजहां के काल में चित्रकला में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। चित्रकला चलता जरूर रहा, निरंतरता जरूर रही, चलता निरंतरता रही, निरंतरता रही, परंतु परंतु बादशाह का परंतु बादशाह का चित्रकला के तरफ रुझान कम था। बादशाह का चित्रकला के तरफ रुझान कम था, ये याद रखेंगे, तरफ रुझान कम था। और कम था तो जाहिर सी बात है कि शाहजहां का बेसिक रुझान किधर था, तो शाहजहां का जो मुख्य रुझान था, इसका जो आकर्षण का क्षेत्र था वह क्या था कि मूल रूप से स्थापत्य के निर्माण में शाहजहां ने अपना समय व्यतीत किया। कल पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से शाहजहां ने दिल्ली समूह का स्मारकों का निर्माण कराया, किस तरीके से आगरा समूह का स्मारकों का निर्माण कराया और किस तरीके से ताजमहल जैसे अद्भुत स्थापत्य का निर्माण करवाया था। तो इसलिए इसके समय में पेंटिंग का विकास कम हुआ। और जहांगीर इसके शासन काल में हमें दो चित्रकार का बेसिक जानकारी मिलता है, जिसमें एक मोहम्मद फकीर और मोहम्मद हासिम। मोहम्मद फकीर मोहम्मद फकीर और दूसरा इसके शासन काल का जो एक प्रमुख चित्रकार है वह है मोहम्मद हासिम। ये दो इसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और जहांगीर के समय में क्या है कि बेसिकली शाहजहां के समय में दैवीय संरक्षण में बादशाह, जिसको आभा मंडल कहते हैं हम लोग, दैवीय संरक्षण में बादशाह के चित्र बनाए गए। दैवीय संरक्षण यानी आभा मंडल से युक्त बादशाह का चित्र सर्वाधिक बनाया गया। आभा मंडल से युक्त बादशाह की पेंटिंग। कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि आभामंडल किस मुगल शासन के चित्रकला की विशेषता थी। जैसे सीधे पूछा था ना कि मुरक्का किस शासन के, किस मुगल बादशाह के पेंटिंग की विशेषता थी, तो जहांगीर ठीक उसी तरीके से आभामंडल से युक्त बादशाह की चित्रकारी किस मुगल बादशाह के समय की विशेषता थी, तो शाहजहां के समय की। तो ये याद रखेंगे। और शाहजहां के बाद जो है सो जहां औरंगजेब के शासन काल में धीरे धीरे इसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारी औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारी तो औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारी के समय में क्या है कि बेसिकली इसके साथ ही मुगल चित्रकला का पतन प्रारंभ हो जाता है। मुगल चित्रकला का पतन आरंभ हो जाता है। चित्रकला के वो स्वर्ण दिन जो जहांगीर के समय में थे, जो अकबर के समय में देखे गए, जो कुछ शाहजहां के समय में, वो औरंगजेब और इसके समय में नहीं। क्योंकि औरंगजेब जो था सो थोड़ा सा उसमें कट्टरता जरूर था और पूरी तरीके से इस्लामी पद्धति पर वो राज्य पद्धति चलाना चाहता था, तो इसलिए उसका चित्रकला, संगीत, इन चीजों की ओर कोई रुझान नहीं था। लेकिन आगे देखेंगे संगीत के क्षेत्र में क्या होता है इसके समय में। चित्रकला का पतन होने लगता है और जैसे जैसे मुगल साम्राज्य बिखरते जाता है, जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होते गया, मुगल साम्राज्य का पतन होते गया,
पतन होते गया, वैसे वैसे मुगल पेंटिंग का भी पतन, वैसे वैसे मुगल पेंटिंग का भी पतन हो गया, मुगल चित्रकला का भी पतन, मुगल चित्रकला का पतन। अब इस मुगल चित्रकला के पतन से दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, इस मुगल चित्रकला के पतन से दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला कि मुगल चित्रकला का पतन क्यों हुआ, तो एक तो उत्तर मैंने पहले ही दे दिया, पतन क्यों हुआ, एक ये प्रश्न है। और दूसरा, क्या मुगल पेंटिंग के पतन के साथ देश में भी चित्रकला समाप्त हो गया या इसकी परंपराएं चलती रही? देश में भी चित्रकला समाप्त या परंपराएं चलती रही? परंपराएं चलती रही, ये देखने की जरूरत है, परंपराएं चलती रही। तो पहला जो प्रश्न है कि आखिर पतन क्यों, इसका सीधा सा तो जवाब है कि एक तो जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन होते गया, तो जो चित्रकारों को राज्याश्रय मिला हुआ था, क्योंकि इसके लिए क्या होना चाहिए, चित्रकारों को राज्याश्रय मिलना चाहिए, तो राज्याश्रय मिलना बंद हो गया, राज्याश्रय मिलना बंद। और जब राज्याश्रय मिलना बंद हो गया तो धीरे धीरे मुगल पेंटिंग का भी अवसान होना शुरू हो गया, एक। दूसरा, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक थे, उनका इस तरफ, उत्तरवर्ती मुगल शासकों का इस तरफ रुझान भी नहीं था, मुगल शासकों का रुझान नहीं था, नहीं के बराबर था, रुझान नहीं था। और ये सब चीजें क्या होते हैं, बादशाह विशेष का जब तक रुझान नहीं होगा तब तक ये चीजें नहीं हो सकती है। तीसरा इसका कारण क्या था कि उत्तरवर्ती मुगलों के शासन काल में क्या हुआ था कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र से जो आक्रमण शुरू हो चुका था, चाहे वो नादिर शाह का हो, अहमद शाह अब्दाली का हो, तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से आक्रमण के कारण क्या हुआ, आक्रमण के कारण राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति, आक्रमण के कारण राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति, और इस राजनीतिक अव्यवस्था की स्थिति में क्या हुआ कि दरबार से चित्रकार सब पलायन करने लगे, स्थिति के कारण चित्रकारों का पलायन, चित्रकारों का पलायन होने लगा था, तो चित्रकारों का पलायन। और चौथा पॉइंट जिसमें याद रखेंगे कि उत्तरवर्ती, देखिए ये सब जो विलासिता की चीजें, पेंटिंग सब क्या है, विलासिता की चीजें हैं, और ये तभी तक हो सकता है जब राज्य आर्थिक रूप से सशक्त हो, बादशाह के पास आय के स्रोत हो। क्योंकि ये जो पेंटिंग बनाने वाले होते हैं समुदाय या जो कलाकार होते हैं, ये राज दरबार के ऊपर निर्भर रहते हैं कि राज दरबार से उनका भरण पोषण होगा, तब वो निश्चिंत होकर सृजनात्मक चीजों को, पेंटिंग को बढ़ावा देंगे। अब मुगल शासक उत्तरवर्ती समय में या औरंगजेब के समय से क्या होता है, आर्थिक रूप से यह कमजोर होते जा रहा था, और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाने के कारण क्या हुआ था कि मुगल शासक अब इस स्थिति में भी नहीं रह गए थे, मुगल शासक अब इस स्थिति में नहीं रहते कि वो जो राज्य के आय पर पलने वाले समुदाय जिनके द्वारा पेंटिंग को, संगीत को बढ़ावा दिया जा रहा था, उनको वो रखे। तो जब धीरे धीरे राज दरबार से इनको उस तरीके का राज्य आश्रय नहीं मिला, इनका भरण पोषण कठिन हो गया, तो धीरे धीरे ये पलायन कर गए, तो मुगल चित्रकला का पतन इसके कारण हो गया। लेकिन अब दूसरा प्रश्न जो अभी तक अनुत्तरित है कि क्या देश से भी चित्रकला की परंपरा चली गई या चित्रकला की परंपरा चलती रही, तो इसका आंसर होगा कि मुगल चित्रकला का पतन जरूर हुआ, लेकिन देश में चित्रकला का जो परंपरा है इसका अवसान नहीं हुआ, चित्रकला की परंपरा चलती रही, चित्रकला की परंपरा चलती रही। और ना केवल चित्रकला की परंपरा चलती रही, बल्कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुगल दरबार में जो चित्रकार थे जिनको राज्याश्रय मिलना बंद हो गया था, यही चित्रकार सब क्या हुए कि क्षेत्रीय राज्यों में चले गए, क्षेत्रीय राज्यों में या उनको प्राश्रय मिला, क्षेत्रीय राज्यों में गए, क्षेत्रीय राज्यों में गए इनको जहां इनको राज्याश्रय मिला,
और जब इनको राज्याश्रय मिला तो फिर सृजनात्मकता का सृजन होना शुरू हुआ। राज्याश्रय मिला तो क्षेत्रीय पेंटिंग को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। क्षेत्रीय पेंटिंग को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ। क्षेत्रीय पेंटिंग को बढ़ावा मिला और इसका बहुत सारा उदाहरण है जो क्षेत्रीय पेंटिंग को बढ़ावा मिला। तो इस क्षेत्रीय पेंटिंग का जो कई सारा एग्जाम्पल होगा जिस पर मुगल चित्रकला और कुछ नवीनता का भी प्रभाव होगा, उसमें आप देखेंगे एक नवीन पहाड़ी चित्रकला की शैली का विकास हुआ जिसको हम लोग कहते हैं कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली के चित्रकला का विकास हुआ। दूसरा इसमें हम लोग देखते हैं कि न केवल कांगड़ा शैली के चित्रकला का विकास हुआ बल्कि इसमें गुलेल शैली भी एक चित्रकला की पहाड़ी गुलेल शैली का विकास हुआ। तीसरा किशनगढ़ शैली का विकास हुआ। किशनगढ़ शैली का विकास हुआ। किशनगढ़ शैली राजा निहाल चंद्र इस शैली के संरक्षण और किशनगढ़ शैली में बनी ठनी जो है वो प्रसिद्ध चित्र है। राजा सावंत सेन बन्नी ठन्नी शायद उनकी प्रेयसी थी। तो किशनगढ़ शैली जो है सो विकसित हुई और इसी में राजा सावंत सेन के समय में नागरी दास के द्वारा इस चित्रकला को प्रोत्साहन दिया गया। किशनगढ़ शैली का विकास होता है। फिर क्षेत्रीय तौर पर आप देखेंगे तो पटना कलम शैली का विकास होता है। पटना कलम शैली का बनना, पटना कलम शैली का विकास होता है। और फिर आप देखेंगे तो कई सारे राजपूताना के क्षेत्र में, राजपूताना क्षेत्र में पेंटिंग का विकास होता है। राजपूताना के क्षेत्र में पेंटिंग का विकास, तो ये याद रखेंगे कि ये सभी मुगल पेंटिंग के प्रेरणा से विकसित हुए थे। वही कलाकार थे जिनको मुगल दरबार में राज्याश्रय मिला था। उत्तरवर्ती शासकों के समय में जब नहीं मिला तो फिर ये क्षेत्रीय राज्य के क्षेत्रीय राज्यों में इनको राज्याश्रय मिला और मुगल पेंटिंग के कुछ उद्धरणों को लेकर, कुछ क्षेत्रीय विशेषताओं को लेकर क्षेत्रीय चित्रकला शैली का विकास हुआ, जिसमें कांगड़ा शैली, गुलेल शैली, किशनगढ़ शैली, पटना कलम शैली, राजपूताना के क्षेत्रों में कई शैली का विकास हुआ। किशनगढ़ शैली पर कई बार यूपीएससी में भी प्रश्न उठा है, आया है। और में तो किशनगढ़ शैली राजा सावंत सेन के समय में नागरी दास प्रमुख चित्रकार और बन्नी ठन्नी इस शैली की सबसे प्रसिद्ध चित्र है। संभवतः बन्नी ठन्नी राजा की प्रेयसी थी जिनके ऊपर ये चित्र बनी हुई है। तो इतना आपको याद रखना है। यानी कुल मिला के पेंटिंग की परंपरा चलती रही और इन्हीं पेंटिंग की परंपरा पर चलकर आगे चलकर क्या हुआ कि आधुनिक पेंटिंग, जिसको हम लोग आधुनिक, जिसमें नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे चित्रकार हुए, तो आधुनिक चित्रकला शैली के विकास को प्रोत्साहन मिला। आधुनिक चित्रकला शैली तो इसको कहते हैं। इस तरीके से यदि आप अपना कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि कैसे, मैंने आपको दिखाया कि शुरुआत मैंने कहाँ से की थी इस पेंटिंग वाले टॉपिक में, तो मैंने शुरुआत की थी स्टोन एज से। किस तरीके से भारत में एक समृद्ध और निरंतर चित्रकला की परंपरा रही है वो आपको बताया। इसको लिंकिंग कहते हैं, कैसे आप चीजों को लिंक करते हैं। फिर आप मुगल चित्रकला की विशेषता को पढ़े, प्रॉपर शासक के समय की चित्रकला की विशेषता को पढ़े। फिर लास्ट में 2 पॉइंट क्वेश्चन मैंने निकाल दिया कि मुगल चित्रशाला का पतन क्यों हुआ, तो वो आपको दिखाया। और उससे भी बड़ा पॉइंट कि आखिर देश में पेंटिंग समाप्त हो गई या ये परंपरा चलती भी रही, तो परंपरा चलती रही, कहाँ कहाँ चलती रही वो आपको बताया। और फिर उसको अभी तक खींच कर ले आया आपको कि भारत में जो आधुनिक पेंटिंग, जो एक कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जो आधुनिक पेंटिंग चित्रशाला की स्थापना हुई स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उसका प्रेरणा स्रोत भी कहीं न कहीं ये जो क्षेत्रीय शैली और मुगल शैली था वो रहा था। तो इसको कहते हैं चीजों को निरंतरता और कंटिन्यूटी के संदर्भ में देखना, परिवर्तन के बिंदुओं को देखना और चीजों को लिंक करना कि कैसे प्राचीन को लिंक करके लाया मुगल काल तक और कैसे मुगल काल को लिंक करके पहुंचा दिया आधुनिक काल के पेंटिंग तक। तो ये शैली जब विकसित आप कर लेंगे तो यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। और जब तक ये शैलियां नहीं विकसित होगी कि चीजों को कैसे इंटरलिंक किया जाए, कैसे एक दूसरे को समझकर लिखा जाए, तो काफी कठिन काम हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पेंटिंग का टॉपिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के पीटी और मेंस के लिए भी। और मैंने अब मुगल पेंटिंग पढ़ा दिया है, तो आप इस पर चलकर जो है सो मुगल काल में जो भी प्रीलिम्स के एग्जाम में प्रश्न आया है आप उसको हल कर सकते हैं, जो मेंस के एग्जाम में आया है उसको भी आप हल कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी।
और जब आप पेंटिंग कर लिए हैं तो चलिए मुगल काल का जो संगीत है उस संगीत के बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मुगल काल के शासक संगीत के प्रिय थे, नहीं थे, संगीत किस तरीके से था, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन इसमें हो जाएगा मुगल कालीन संगीत। मुगल कालीन संगीत का विकास या मुगल कालीन संगीत। तो मुगल कालीन जो संगीत है इसको भी हम दो सेक्शन में बांटकर देख सकते हैं। एक समृद्ध परंपरा के रूप में, समृद्ध परंपरा के रूप में, और दूसरा हम लोग देखेंगे शासक विशेष के काल में, मुगल शासक विशेष के काल में, शासक विशेष के काल में दो तरीके से शासक विशेष के काल में देखेंगे। तो जब मुगल संगीत को हम लोग शासक विशेष के काल में देखेंगे तो इसके भी विकास का जो क्रम होगा तो सबसे पहले टॉप स्तर पर जो संगीत का विकास होता है वो अकबर के शासन काल में, और उसके बाद जो होता है शाहजहां के शासन काल में भी है, लेकिन संगीत का इसके बाद क्या होता है कि थोड़ा सा अवसान होना शुरू हो जाता है, यानी निरंतरता तो बनी रहती है। इस ग्राफ के हिसाब से आप समझेंगे किसके साल में टॉप और किसके समय में कम पड़ता है। तो फिर यहाँ पर शाहजहां का शासन काल हो जाएगा, और शाहजहां के शासन काल के बाद देखेंगे हम लोग कि औरंगजेब का जो शासन काल है वो, औरंगजेब के शासन काल में, और फिर अकबर के शासन काल से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या जहांगीर को भी संगीत में रुचि थी। जहांगीर से पहले हम लोग देखेंगे हुमायूं को संगीत में रुचि, और हुमायूं से पहले मुगल शासक बाबर के संदर्भ में। तो इस तरीके से इसका कुछ ग्राफ बनेगा मुगल संगीत के विकास का। तो बाबर का भी कुछ न कुछ रुझान होगा वो देखेंगे, फिर कुछ हुमायूं के समय में, फिर कुछ जहांगीर के समय में, फिर जो है सो अकबर, ये जो अकबर के बाद जो है सो आप ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे जहांगीर के समय में, और फिर शाहजहां के समय में। तो टॉप स्तर पर जो संगीत का विकास है इस ग्राफ से आप यही समझेंगे कि शुरुआत तो बाबर से होगी, फिर कुछ न कुछ प्रगति हुमायूं के समय होगी, टॉप संगीत का विकास अकबर के समय में, फिर जहांगीर के समय में भी निरंतरता, शाहजहां के समय में भी निरंतरता, औरंगजेब के समय में भी देखेंगे कि कहने के लिए तो उसने संगीत को दफन करवा दिया था, लेकिन सर्वाधिक संगीत पर पुस्तक की रचना इसी के समय में हुई थी। तो सबसे पहले एक लिंकिंग करने के लिए समृद्ध परंपरा के रूप में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि भारत में संगीत कला का जो प्रचलन है यह आप देखेंगे इसका एक समृद्ध अतीत रहा है, समृद्ध अतीत रहा है, समृद्ध अतीत। और समृद्ध अतीत जो है सो आप ले जा सकते हैं कि भारतीय संगीत का जो शुरुआत है वो वैदिक काल से आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको सामवेद में संगीत का बीजारोपण आपको दिखाई देगा। और सामवेद में संगीत के बीजारोपण के बाद आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के कई सारे शासक आप देखेंगे कि संगीत में और संगीत से कुछ यंत्रों को बजाने में निपुण थे। तो अन्य आप गुप्त काल में आ जाएंगे तो समुद्रगुप्त को आप देखेंगे कि वो बीना वादक थे। समुद्रगुप्त जो था क्या था, बीना वादक था, यानी कि जरूर इनको संगीत में कुछ अभिरुचि रही होगी, वीणा वादक था। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसी समय जो अलवार और नैनार, अलवार और नैनार भक्ति संत जो हुए थे, तो अलवार और नैनार भक्ति संतों के द्वारा भी संगीत को प्रोत्साहन काफी दिया गया था। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मध्यकालीन जो भक्ति और सूफी आंदोलन है, तो मध्यकालीन भक्ति और सूफी संतों के द्वारा भी संगीत को बड़ा प्रोत्साहन दिया गया था। मध्यकालीन भक्ति संतों में आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर भारत में शंकर देव थे वो, गुजरात के नरसिंह मेहता थे वो, राजस्थान की मीराबाई थी वो,
पूर्वोत्तर भारत में यानी बंगाल, उड़ीसा सब के क्षेत्र में जो चैतन्य महाप्रभु थे, वो चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन शुरू करने का है। तो इन सभी के द्वारा उसी तरीके से सूफी संत जो होते थे, तो सूफी संतों के जो खानकाह होते थे, इस खानकाह में क्षमा का आयोजन होता था। प्रत्येक दिन इनमें क्षमा का आयोजन होता था। खानकाह इनके आश्रम को कहते थे और क्षमा संगीत सभा को कहा जाता था, जो होता था। तो भक्ति और सूफी संतों के द्वारा भी संगीत को प्रोत्साहन दिया गया था। और जो सल्तनत काल के शासक हैं, तो सल्तनत कालीन शासकों के द्वारा भी संगीत को प्रोत्साहन दिया गया था। जो मैंने सल्तनत काल पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि जो सल्तनत कालीन शासकों में बलबन का पुत्र जो बुगरा खां था, बड़ा ही संगीत प्रिय था। बलबन संगीत प्रिय था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में संगीत पर वाद विवाद का हमें वर्णन मिलता है। तो सल्तनत के शासकों के द्वारा भी संगीत को प्रोत्साहन, और न केवल सल्तनत के शासकों के द्वारा बल्कि जो क्षेत्रीय राज्य थे, इन क्षेत्रीय राज्यों ने भी समृद्ध संगीत को काफी बढ़ावा दिया था। तो क्षेत्रीय राज्यों में आप देखेंगे जो जौनपुर राज्य था, जौनपुर राज्य के शासकों के द्वारा संगीत को ख्याल, जो हुसैन शाह शर्की जो है एक राग का आविष्कारक, ख्याल गायकी का आविष्कारक था। ग्वालियर के जो शासक घराने थे, तो ग्वालियर से संगीत का काफी विकास हुआ था। मालवा का शासक जो बाज बहादुर था, तो मालवा के शासक बाज बहादुर संगीत और नृत्य में प्रवीण था। उसकी जो प्रेयसी रूपमती थी और बाज बहादुर वो संगीत में प्रवीण थे। और बाद में मैंने आपको बताया भी था कि बाज बहादुर अकबर के मनसबदार बनते हैं और मुगल शासन प्रणाली में अपना योगदान देते हैं। तो क्षेत्रीय शासकों के द्वारा भी क्या किया गया, संगीत और रागों का विकास हुआ। और दक्षिण भारत में भी आप चले जाएंगे तो दक्षिण भारत में जो खासकर विजयनगर साम्राज्य है, तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों के संरक्षण में संगीत पर कई सारे पुस्तकों की रचना है, जैसे संगीत सार है, संगीत सूर्योदय है। तो विजयनगर के शासकों के शासन काल में संगीत पर कई सारे पुस्तकों की रचना, संगीत सार की रचना, संगीत सूर्योदय की रचना। तो विजयनगर के शासकों के संरक्षण में संगीत फलता फूलता रहा। और यही फलता फूलता समृद्ध विरासत किनको प्राप्त हुआ था, तो मुगल को प्राप्त हुआ था। यानी कि ये जो भारत में प्राचीन काल से फलता फूलता समृद्ध अतीत विरासत प्राप्त था, वो मुगलों को प्राप्त था। तो जाहिर सी बात है कि मुगल के काल में भी संगीत का विकास होना ही था। तो बाबर के समय में भी हुआ, हुमायूं के समय में भी कुछ होगा, अकबर के समय में सबसे अधिक, फिर जहांगीर के समय में, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो शासक विशेष के समय में जो मुगल काल में संगीत का विकास हुआ, वो अब आपको ध्यान से देखना है। यानी कि शासक विशेष के समय में, शासक विशेष के समय में मुगल संगीत का विकास या संगीत का विकास, संगीत का विकास ये ध्यान में रखेंगे, हेडिंग ये होगा। और इसमें जब हम मुगल शासक विशेष को क्रम से देखेंगे कि किस तरीके से इनके शासन काल में संगीत का विकास हुआ है, तो सबसे पहले जो है इस क्रम में किसका नाम आ जाएगा, तो सबसे पहले इस क्रम में बाबर का नाम आ जाएगा, बाबर का। तो बाबर जो था मुगल शासकों में संगीत प्रेमी था, प्रकृति से उसे लगाव था और संगीत प्रेमी था। यह हमें उसकी रचना जो तुजुके बाबरी है उससे हमें जानकारी मिलती है। जो इस तुजुके बाबरी संगीत प्रेमी था, इसकी जानकारी, और तुजुके बाबरी में बाबर के द्वारा आयोजित या उसके द्वारा आयोजित करवाए गए कई सारे गीत लिखे थे बाबर ने। गीत लिखे जाने का जिक्र मिलता है, गीत लिखे जाने का। और तीसरा, बाबर के समय में संगीत पर कई सारे संगोष्ठी के आयोजन होने की भी जानकारी मिलती है, संगोष्ठी की जानकारी मिलती है। ये सभी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो बाबर की जो खुद की रचना तुजुक तुजुक ए बाबरी है, इससे हमें मिलता है। तो बाबर को भी संगीत में अभिरुचि थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वह संगीत प्रेमी था, खुद भी उसके बारे में है कि उसने गीत लिखे थे।
और संगीत गोष्ठी का उसके शासन काल में आयोजन हुआ था, इसकी जानकारी हमें मिलती है उसकी रचना तुजुक बाबरी से। दूसरा जो मुगल शासक हो जाएंगे हुमायूं, तो हुमायूं के बारे में भी हमें इसकी कुछ अभिरुचि मिलती है संगीत के तरफ। खासकर बाबर और हुमायूं को आप देखेंगे तो इनका अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ था। बाबर का अल्पकाल का शासनकाल 4 वर्षों का, और 4 वर्षों का शासनकाल 4 युद्धों में व्यतीत हुआ, तो इसके पास समय कम मिला। लेकिन इसकी जो तुजुक बाबरी है, इसके विभिन्न रुचियों के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और हुमायूं का भी आप देखेंगे तो लगभग पूरा जीवन ही जो है सो बादशाह रहते वो युद्धों में व्यतीत हुआ। पहले फेज में आप देखेंगे तो गुजरात के शासक बहादुर शाह और शेर खां से और बंगाल का अभियान के क्रम में काफी युद्धों में व्यस्त रहे। और जब सेकेंड टर्म आता है तो बहुत कम समय के लिए 6 महीना के लिए, और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो हुमायूं को भी इस क्षेत्र में कोई खास समय नहीं मिला था। लेकिन हुमायूं के द्वारा संगीत का आयोजन होता था, संगीत सभा का आयोजन करता था, संगीत सभा का आयोजन होता था, इसकी हमें जानकारी मिलती है। आयोजन करता था, इसकी हमें जानकारी मिलती है। और हमें यह जानकारी मिलती है कि हुमायूं जो है प्रत्येक सोमवार और बुधवार को, हुमायूं प्रत्येक सोमवार और बुधवार को संगीत सुना करता था। बुधवार को संगीत सुनता था, यह संगीत सभा के आयोजन के लिए उसने निर्धारित कर रखा था, ये ध्यान में रखेंगे। अकबर के तीसरा जो शासन मुगल शासक हो जाएंगे वो हो जाएंगे अकबर। तो अकबर के शासन काल में क्या है कि मुगल संगीत का सर्वाधिक विकास, संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ था अकबर के शासन काल में, सर्वाधिक विकास हुआ था। और अकबर के समय में संगीत के क्षेत्र के कई सारे प्रवीण विद्वान सब थे, प्रवीण। तो इसमें एक नाम हो जाएंगे तानसेन के। तानसेन के बाद जो यहाँ थे सो एक तरीके से कहेंगे कि अ, बाज बहादुर भी इस समय का था, जो मालवा का शासक था। बाज बहादुर अकबर के दरबार के एक प्रमुख संगीतज्ञ थे। बाज बहादुर के बाद आप देखेंगे तो गोपाल इस समय अकबर के दरबार का एक संगीतज्ञ, हरिदास अकबर के दरबार का संगीतज्ञ, और फिर बैज बख्श जो थे वो भी अकबर के दरबार का संगीतज्ञ, बैज बख्श अकबर के दरबार का संगीतज्ञ। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो तानसेन था ये क्या था कि सर्वोच्च कोटि के संगीतकार थे, सर्वोच्च कोटि के संगीतकार, सर्वोच्च कोटि के संगीतकार थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनकी लय निकलती थी तो ग्लास के शीशे टूट जाया करते थे, शीशे टूट जाते, सर्वोच्च कोटि का संगीतकार। और अकबर के द्वारा तानसेन को एक उपाधि दी गई थी जिसको कहते हैं कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी अकबर के द्वारा तानसेन को, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी तानसेन के द्वारा। और तानसेन के द्वारा जो है सो इस समय कई रागों का आविष्कार किया गया था, तानसेन के द्वारा कई रागों का आविष्कार किया गया। तो इन रागों में जो है एक है मियाँ की टोडी, तानसेन द्वारा विकसित रागों में मियाँ की टोडी। दूसरा मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार। फिर मियाँ का सारंग, मियाँ का सारंग। ये सभी जो राग हैं ये तानसेन के द्वारा विकसित है। और तानसेन का जो प्रगति होता है, तानसेन जो थे ये हरिदास के शिष्य माने जाते हैं, हरिदास के शिष्य। और अकबर के दरबारी संगीतज्ञ बनने से पहले तानसेन की जो प्रगति हुई थी वो ग्वालियर के राजा रामचंद्र बघेल के संरक्षण में, ग्वालियर के शासक, ग्वालियर के शासक या रीवा नरेश कहते हैं उनको, रीवा नरेश कहेंगे, रामचंद्र बघेल, रामचंद्र रीवा नरेश रामचंद्र, रीवा नरेश रामचंद्र बघेल के संरक्षण में जो है
इनकी प्रगति हुई थी और फिर यहाँ से ये अकबरी नवरत्नों में शामिल थे और एक सर्वोच्च कोटि के संगीतकार थे। तो ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और अकबर के समय में जो है ना, जो सर्वाधिक जो गायन शैली प्रचलन में था, तो अकबर के समय में ध्रुपद गायन शैली सर्वाधिक प्रचलन में था। ध्रुपद गायन शैली पूछा जाएगा कि कौन सा सर्वाधिक प्रचलन में था, तो ध्रुपद गायन शैली थी। और बाद में ध्रुपद का स्थान जो है ना, ख्याल गायकी ले लिया था। ध्रुपद का स्थान बाद में ख्याल गायकी ले लिया था। तो अकबर के समय में आप याद रखेंगे कि इस तरीके से संगीत का काफी विकास हुआ था। और अकबर जो था खुद भी नक्कारा बजाने में प्रवीण था। जो आप नंगारा कहें या नकारा कहें, तो खुद भी वह नक्कारा बजाने में प्रवीण था। एक वाद्य यंत्र जिसको बजाने में अकबर निपुण था, ये याद रखेंगे। और तानसेन के ऊपर पिछले कई बारों से प्रश्न आया है, तो इसको आपको ध्यान में रखने कि अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन कहाँ थे और क्या क्या रचनाएं किस तरीके से, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और फिर अकबर के बाद जो मुगल बादशाह जहांगीर हैं, तो जहांगीर के समय में भी संगीत का आयोजन होता था। नेक्स्ट हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के समय संगीत। जहांगीर के समय संगीत, तो जहांगीर को भी संगीत में रुचि थी और जहांगीर के समय में दो श्रेष्ठ संगीतकारों की जानकारी मिलती है। दो श्रेष्ठ संगीतज्ञ की जानकारी हमें मिलती है। और जहांगीर के समय में जो दो श्रेष्ठ संगीतज्ञ हैं, इनमें एक का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं विलास खां। और विलास एक था इसमें विलास खां। विलास खां था। दूसरा थे छतर खां। विलास खां, छतर खां। और तीसरे थे शौकी। तो शौकी जो थे ना, ये जहांगीर के शासन काल में गजल गायकी के लिए जाने जाते थे। शौकी जहांगीर के शासन काल में गजल गायकी के लिए जाने जाते थे। गजल गायकी के लिए जाने जाते थे, ये याद रखेंगे। तो इसके शासन काल में भी संगीत चलता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी तरीके से शाहजहां के शासन काल में भी शाहजहां के समय संगीत, तो शाहजहां के शासन काल में भी संगीत चलता रहा। और शाहजहां जो है सो दीवाने खास में संगीत सुनता था। दीवाने खास में संगीत सभा का आयोजन होता था। दीवाने खास में संगीत सभा का आयोजन होता था शाहजहां के शासन काल में। और शाहजहां के शासन काल में भी जो था एक लाल खां, एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ। शाहजहां के शासन काल में लाल खां एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, ये ध्यान में रखेंगे। लाल खां एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ। जो अंतिम मुगल बादशाह, जो सर्वोच्च महान मुगल बादशाहों के क्रम में जो अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब, औरंगजेब और संगीत, औरंगजेब और संगीत। तो औरंगजेब के शासन काल में क्या है कि सिद्धांततः औरंगजेब ने संगीत को पर पाबंदी लगा दी थी। सिद्धांततः औरंगजेब ने अपने शासन काल में सिद्धांततः औरंगजेब ने अपने शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। अपने शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। और उसने कहा था कि इसको इतनी दूर राज दरबार से हटा दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए, जहां से इसकी आवाज तक दरबार में ना आए। लेकिन ये केवल सैद्धांतिक रूप से ही था, व्यवहार में संगीत का प्रचलन रहा, ये ध्यान में रखेंगे। लेकिन
औरंगजेब जो है ये खुद वीणा वादक था, खुद वीणा वादक था, ये ध्यान में रखेंगे। स्वयं वीणा वादक था, तो संगीत से रुचि थी इसको। और दूसरा कि संगीत पर, भारतीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना इसी के समय हुई। सर्वाधिक पुस्तकों की रचना जो है औरंगजेब के समय में ही हुई। सर्वाधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के समय ही हुई थी, औरंगजेब के समय हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे कि सिद्धांततः औरंगजेब ने इस पर पाबंदी जरूर लगा दी थी, लेकिन व्यावहारिक रूप में संगीत का प्रचलन रहा और संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना इसी के शासनकाल में लिखी गई थी और खुद भी वह वीणा वादक था, ये ध्यान में रखेंगे। इसी के शासनकाल में एक ग्रंथ है मान कौतूहल का अनुवाद हुआ था। इसी के शासनकाल में मान कौतूहल जो संगीत का ग्रंथ है, मान कौतूहल संगीत ग्रंथ का, मान कौतूहल संगीत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ था, फारसी अनुवाद करवाया था। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि औरंगजेब ने जो आदेश दिए थे कि संगीत को दफना दिया जाए, यह केवल सिद्धांतता ही था। व्यवहार में संगीत का प्रचलन रहा और खुद वीणा वादक था, संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना, और फिर मान कौतूहल जो संगीत का ग्रंथ है उसका फारसी में बादशाह के समय में अनुवाद हुआ था। और उत्तरवर्ती मुगलों के समय में आप जाएंगे तो उत्तरवर्ती मुगलों के समय में मोहम्मद शाह के शासनकाल में संगीत की प्रगति हुई थी। उत्तरवर्ती मुगल में, उत्तरवर्ती मुगलों में, उत्तरवर्ती मुगलों में जो मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल है, मोहम्मद शाह रंगीला नाम से ही आप पकड़ सकते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल है यह संगीत के प्रगति का शासनकाल है, यानी कि 1720 से लेके 1748 तक का जिसका शासनकाल है, इसके शासनकाल में भी हमें संगीत की प्रगति दिखाई देती है, संगीत की प्रगति। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुगल आर्ट एंड कल्चर पर जो ये लेक्चर है आपके लिए काफी यूजफुल होगा। इसमें दो सेक्शन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। एक जो मुगल पेंटिंग है उसके बिल्कुल अपाद मस्तक जिसको कहते हैं ना कि पैर से सर तक का एरिया कवर कर दिया है, और संगीत में भी जितनी चीजें बनती है एग्जाम के लिए वो मैंने आपके लिए कवर कर दिया है। और इसमें बिल्कुल जिस तरीके से मैंने निरंतरता और कंटिन्यूटी को दिखाया है, कैसे चीजों को लिंक करके समझना है, ऐसे ही स्टीरियो टाइप का नहीं समझना। इतिहास स्टीरियो नहीं और फैक्ट नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्टों का ये भरमार है। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि इसमें निरंतरता और परिवर्तन के चीजों को समझना होता है, उस परिवर्तन के पीछे कारण क्या वो समझना होता है। वो जब आप समझ लेते हैं तो फिर वो चीज आपके लिए हो जाता है इतिहास आपका, और आप इतिहास के हो जाते हैं और जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ ये चलता रहेगा। तो इस वीडियो को देखिए और अगले वीडियो में जो मुगल साहित्य है और कुछ जो मुगल काल का एरिया सब बचा हुआ है वो आपके लिए हम लेकर आएंगे। और अब आपका काम बनता है कि जो मुगल काल में आप जाइए, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा और आप अपने क्वेश्चन बैंक से जाइए, पीटी का भी क्वेश्चन बैंक उठाइए और मेंस दोनों का क्वेश्चन बैंक उठाइए। और पीटी के क्वेश्चन बैंक में देखिए कि मुगल स्थापत्य से क्या क्या प्रश्न पूछा है, मुगल चित्रकला से क्या क्या प्रश्न पूछा है, और मुगल संगीत से क्या क्या प्रश्न पूछा है। इसमें जो आप पीटी का क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो इसमें आप क्या कीजिएगा, आप यूपीएससी के भी क्वेश्चन बैंक उठा लेंगे और जो स्टेट पीसीएस है तो स्टेट पीसीएस का भी दोनों का क्वेश्चन बैंक उठा लेंगे। अब देखेंगे स्थापत्य का, चित्रकला का, संगीत का आपसे प्रश्न यदि आपको इस वीडियो को एक दो बार सुनने के बाद आप नोट्स बना लेंगे और उस नोट्स पर कमांड हो जाएगा, तो मैं दावे के साथ कह देता हूं कि ना तो यूपीएससी का एक पीटी का प्रश्न इस तीनों सेक्शन से बाहर जाएगा आपके नोट से, और ना ही स्टेट पीसीएस का एक भी प्रश्न आपके नोट से बाहर जाएगा। और इसी तरीके से आप मेंस का भी प्रश्न निकाल लेंगे, और मेंस में भी आप देखेंगे कि जो मुगल काल का स्थापत्य है इससे प्रश्न पूछा है, मुगल काल का जो चित्रकला है क्या इससे प्रश्न पूछा है,
मुगल काल का जो संगीत है इससे प्रश्न पूछा है या किसी तरीके से कोरिलेट करके प्रश्न पूछा है या नहीं। और इसमें भी आप यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के मेंस के क्वेश्चन बैंक उठा लेंगे और उसमें बाद इसको लिखने का प्रयास करना है कि यदि प्रश्न पूछा है तो एक दो बार नोट्स को रिवीजन करके लिखने का प्रयास करना है, जितने शब्दों में दिया गया हो लिखने का प्रयास करना है कि आप उसको लिख पाते हैं या नहीं। क्योंकि देखिए जानकारी और उसको कॉपी पर उतार देना दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो जानकारी जो उसके पास बहुत है वही सेलेक्ट कर जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। स्ट्रेटजी बेहतर होना चाहिए। जो 2 सेशन मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो दिया भी था 1 जनवरी 2 जनवरी को, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। और दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो चीजें डिमांड की गई है आप उसी के अनुरूप लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसको कीजिए। अगले लेक्चर में फिर आपसे हम मिलेंगे मुगल काल पर। तब तक इस वीडियो को सभी लोग देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो 2 प्रकार का प्लस कोर्स का आ रहा है कॉनिक। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 का है। और यहाँ पर आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ के प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 64,800 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जीएस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 69,500 रुपया है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 62,550 में आपको प्राप्त होता है। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यह 1,07,000 का है। यहाँ पर भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है, इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। ये चारों चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स में भी मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा क्या मिलता है तो पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर तैयारी कराई जाती है। इसमें जो डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग है और पर्सनल कोच है ये आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान है। क्योंकि जब आप यूपीएससी जैसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्या होता है कि एक ऐसे मेंटोर की जरूरत पड़ती है जो आपके कमजोर पक्ष मजबूत पक्ष की ओर ध्यान आकर्षित करे, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है ये आपको बताए, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे और आपसे मेहनत करवाए, खुद भी आप पर मेहनत करे और आपकी सफलता को सुनिश्चित करे। ऐसे मेंटोर की जरूरत होती है, वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से मिलता है। और अब आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो जब आप ऑप्शनल पेपर का अलग से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ के ऑप्शनल पेपर का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 27,500 है। और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल पेपर का वो 24,750 में आप प्राप्त कर लेंगे। और जैसे आपको पहले ही बताया कि आप जीएस का प्लस कोर्स का ऑप्शनल पेपर के प्लस कोर्स का कम्बो पैक ले सकते हैं, या जीएस के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शनल पेपर का कम्बो पैक लेंगे तो आपके लिए क्या है कई सारी रिबेट वाली बात हो जाएगी, आपको छूट मिल जाएगा। तो आप उसमें ध्यान रखेंगे। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक करने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से जो भी कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो शीघ्र ले ले। और इस वीडियो को सभी लोग क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और आपका जो लाइक शेयर होता है वो मेरे लिए बूस्ट का काम करता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा क्लास लग रहा है, इसमें और क्या सुधार आप चाहते हैं और आप कितना मटेरियल चाहते हैं। तो वो आप यदि कमेंट करेंगे तो फिर ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए भी यूजफुल हो जाएगा। तो तब तक इस वीडियो को सभी लोग देखिए। थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं।